वो एक आदमी शहर की सारी जानकारियां घर जाके देता था। एक दिन बीबी से बोला, सुनती हो रामलाल की छोरी श्यामलाल के छोरे के साथ भाग गई, तुम्हें मालूम है आज 8 दिन हो गए। सुनती हो शहर में ऐसा हो गया, तुम्हें मालूम है आज 8 दिन हो गए। सुनती हो शहर में वैसा हो गया, तुम्हें मालूम है आज 8 दिन हो गए। बीबी बोली, सारी जानकारी को कुएं में फेंको, मेरी तरफ देखो, तुम्हें मालूम है आज 8 दिन हो गए। काय का हास्य है? काय का हास्य? हास्य बात से निकलता है। वो उन्होंने बहुत सी बातें कही, हमारे वो शुरुआत बहुत अच्छी करी थी इन्होंने। पी के दूध, पी के मस्त। हाँ, मस्त और दूध एक ही बात है। आदमी मस्त होगा तो ही दूध होगा, और दूध होगा तो ही मस्त होगा। है मेरा ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, करवा चौथ है, वो है वो है वो है। इन्होंने असलियत तो बताई नहीं, इनकी ओरिजिनलिटी और क्या है वो मैं बताता हूं। फोन आई है इनके पास पत्नी का, बोले आज के दिन तो घर पे रहना चाहिए, बोला आज के दिन तो घर पे रहना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ सुबह मोहल्ले में झाड़ू देने वाला रामलाल चांद निकलने के बाद नजर आ गया, नहीं तो भूखी रह जाती। मुझे तो याद है कारगिल युद्ध के दौरान एक हिंदुस्तानी मुसलमान सैनिक हिंदुस्तान की सेना में सबसे पीछे ही पीछे खड़ा था। उससे किसी ने सवाल कर लिया, बोले मुसलमान हो इसलिए हिंदुस्तान की सेना में सबसे पीछे ही पीछे खड़े हो। उस हिंदुस्तानी मुसलमान सैनिक ने जवाब दिया, आपने वजह फरमाया, मैं जानबूझकर हिंदुस्तान की सेना में सबसे पीछे ही पीछे खड़ा हूं, क्योंकि इन पाकिस्तानियों की औकात को जितना एक हिंदुस्तानी मुसलमान जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता। ये लोग कभी भी पीछे से इस सेना पर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे में मादर वतन पर शहीद होने वाला पहला हिंदुस्तानी एक मुसलमान सैनिक होगा। ये कविता है। जय हो प्यारे। हकीकत यह है मित्रों, वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी तो सारी दुनिया में एक सवाल खड़ा हुआ था, जिस देश में डाकुओं का चरित्र ऐसा है, वहां के संतों का चरित्र न जाने कैसा होगा। और आज के कुकृत्य से फिर सारी दुनिया में एक सवाल खड़ा है, जिस देश में संतों का चरित्र ऐसा है, वहां के डाकुओं का चरित्र न जाने कैसा होगा। पाटनी जी क्या बात कही है यार। देश की बातें चली, संस्कार की बातें चली। अरे हमारे हिंदुस्तान की वो मिट्टी है जिसको आतंकवादी भी मानते हैं। आदरणीय दुबे जी, भाई साहब, मैं एक बात कह रहा हूं, बड़ी ईमानदारी की बात है। इस हिंदुस्तान की मिट्टी को, हिंदुस्तान की संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं, सिर्फ लोगों को हंसाने के चक्कर में। बाकी यहां की संस्कृति को, यहां की मिट्टी के महत्व को आतंकवादी भी जानते हैं। और आपको मालूम होगा अच्छे से, आतंकवादी कसाब को जब फांसी हुई, उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर नहीं की। कसाब ने मना कर दिया, मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। तब एक हिंदुस्तानी अधिकारी ने मुस्कुराकर बोला, बोले कसाब मौत से इतना घबरा गया है कि इसकी अंतिम इच्छा कहीं खो गई है। तो मुस्कुराते हुए आतंकवादी कसाब ने जवाब दिया, जनाब आपने सही फरमाया, मेरी अंतिम इच्छा तो मांगने से पहले ही पूरी हो गई है। मैं जानता हूं पाकिस्तान फांसी के बाद मेरी लाश को नहीं अपनाएगा, ऐसे में आपके हिंदुस्तान की सरजमी में ही तो मुझे दफनाया जाएगा। उसके बाद कोई और अंतिम इच्छा, अरे बहुत बड़ी खता हो जाएगी। एक आतंकवादी को मरने के बाद हिंदुस्तान की जमीन मिल रही है, मुझे वैसे ही जन्नत अता हो जाएगी। ये वो हिंदुस्तान की। नागर साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। और मित्रों, मैं बताऊं आपको, बड़ी ईमानदारी की बात है, इस हिंदुस्तान के अंदर सुरेंद्र जी दुबे के साथ कुछ ही देश के ऐसे संचालक हैं जिसको सारी दुनिया पसंद करती है। उनमें से एक नागर जी भी है। ये मेरी नजर में कविता के हस्ताक्षर नहीं है। हाँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, कहीं मेरी बात समझ में आ जाए तो तालियां बजा देना। ईमानदारी से के साथ कह रहा हूं मैं, आदरणीय अशोक जी नागर, मेरी नजर में कविता के हस्ताक्षर नहीं है, बल्कि ये कवि सम्मेलन की सफलता के संपूर्ण प्रामाणिक दस्तावेज हैं, जिस दस्तावेज के एक एक पृष्ठ की एक एक पंक्ति पर देश के श्रोताओं के चिंतन की छाप लगी है। क्या बात। अभी मुझसे पहले आए, बहुत अच्छे चंद सुनाए। उन्होंने कहा मैं मास्टर हूं, प्राइवेट स्कूल में मास्टर हूं। अच्छा है, प्राइवेट स्कूल में ही हो। हाँ, बढ़िया बात है। अगर ये गवर्नमेंट में होते तो इनका पढ़ा हुआ एक एक बच्चा नरेगा श्रमिकों में सुरक्षित होता। बढ़िया है, क्या बढ़िया बात है ये। वो नरेगा से सरपंच की बात भी चली, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सरपंचों के चुनाव हमारे यहां तो 10-10, 12-12 लाख पे पहुंच गए। मैं भीलवाड़ा का हूं, आपके यहां की स्थिति मुझे मालूम नहीं है। बाकी हकीकत यह है
सरपंचों के चुनाव 10-10, 12-12 लाख पे पहुंच गए केवल नरेगा के चक्कर में। हमारे एक परिचित है, गुप्ता जी स्टील के बर्तनों का व्यापार करते थे, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। किसी ने उनको राय दी, बोले भैया नरेगा में बहुत पैसा है, सरपंच का चुनाव लड़ ले। गुप्ता जी सरपंच का चुनाव लड़ लिए, व्यापार से पैसा इकट्ठा किया, चुनाव में लगा दिया, चुनाव हार गए। थोड़े दिन बाद मुझे मिले, मैंने कहा गुप्ता जी क्या हो रहा है? बोले वही अपना खानदानी काम, बर्तन बेच रहा हूं। मैंने कहा बर्तन कहां बेच रहे हो? आपकी दुकान के तो ताले लगे। बोले आजकल घर के ही बेच रहा हूं। बढ़िया बात है। थोड़े दिन बाद वो नेताजी मिल गए जो चुनाव जीते। मैंने कहा बधाई हो। बोले काहे की बधाई? चुनाव जीतने के बाद भी हमारी हालत तो गुप्ता जी की तरह ही है। मैंने कहा गुप्ता जी की तरह कहां है? गुप्ता जी तो बेचारे घर का सामान बेच रहे हैं। नेताजी बोले एक ही बात है, हम अपना ईमान बेच रहे हैं। ये बातें प्यार मोहब्बत की बातें कवित्री नहीं बुलाई, बहुत अच्छा किया नहीं बुलाई। मुझे कहते तो 4 बुलवा देता, लेकिन मुझे कमी नहीं लग रही है, मंच पे नहीं बुलवाई है, बाकी मेरे साथ तो बुलवाई है। वो कह रहे हैं आपको कमी लग रही है। मुझे अगर कमी लगी तो भैया ने शुरू में नहीं सुनाया था, काश में लड़की होता। सुनी थी आपने कविता? सुनी थी। अब इनको मालूम नहीं है कि मर्द लड़की होता तो क्या होता, कितने तरह के रसायन परिवर्तन हो जाते हैं। समाज न जाने क्या क्या कहता है। प्यार मोहब्बत की बातें। अच्छा एक बात और बताऊं, इस मंच पे जिस तरह की लंबी लंबी प्यार मोहब्बत की बातें होती है, प्यार मोहब्बत केवल बातों में ही अच्छा लगता है और लंबा बातों में ही चलता है। करने बैठो, यहां बात समझ में आए तो ताली बजाना। तब कहना चाहता हूं कि तमाम उम्र का साथ हो यह जरूरी नहीं, तमाम उम्र का साथ हो यह जरूरी नहीं। 1 घंटा ही काफी है मोहब्बत के लिए, और ताली बजाने की जरूरत नहीं है, घंटा भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं। हकीकत यह है मित्रों, सच्चे दिल से एक पल के लिए किसी को प्यार कर लो, सारी कायनात जन्नत हो जाती है। यह प्यार है साहब। है वो एक लड़के ने लड़की से पूछ लिया डार्लिंग, उससे पहले लड़की खामोश हो गई। बोले पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? तो लड़के ने प्यार की पराकाष्ठा का उदाहरण देते हुए जवाब दिया। बोले जितना एक नेता को कुर्सी से प्यार होता है, मुझे तुझसे उतना प्यार है। अब बता तू मुझे कितना प्यार करती है? लड़की का वही जवाब, बोला जितना एक कुर्सी को नेता से प्यार होता है, मुझे तुझसे उतना प्यार है। दोनों समझ गए मामला टेम्परेरी है। यह प्यार है साहब। प्यार का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। वो एक कार के आगे लिखा था प्यार बांटते चलो, सामने से एक ट्रक आया उस पर चढ़ गया। ट्रक पे लिखा था मोहब्बत में दूरियां कैसी। है वो एक लड़की चली गई वैलेंटाइन डे पे आर्ची शॉपी पे। बोले एक बढ़िया सा कार्ड दिखाओ। तो दुकानदार ने कार्ड दिखाया, कहा मैडम ये कार्ड लीजिए, देखिए इस कार्ड के बीच में दिल बना हुआ है और बीच में लिखा हुआ है जानू आई लव यू, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तुम सिर्फ मेरे हो। लड़की ने कहा 2 दर्जन पैक कर दे। बढ़िया है। लेकिन हकीकत का प्यार क्या है मैं आपको बतलाता हूं मित्रों। मुझसे मेरे मित्र ने पूछ लिया, बोले राजेंद्र शर्मा वैलेंटाइन डे मनाया? मैंने कहा मनाया। बोले किसके साथ मनाया? मैंने कहा बाजार गया, गुलाब का फूल लाया, मेरी मां के हाथों में दिया। बाबा उसको बहुत आश्चर्य हुआ पंडित जी। बोले यार वैलेंटाइन डे मां के साथ? तब मैंने उससे कहा एक ही रुख से नतीजे पर पहुंचने वालों मौत ही जिसका अनुभव भी हो सकती है, और एक औरत जिसे दिल खोलकर चाहा जाए बीवी ही नहीं मां भी हो सकती है। वाह 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 वाह, ये प्यार है। वाह 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 वाह। पहले मेरा नाम लिया राजेंद्र शर्मा खड़े, मैं इससे पहले भी 2 बार आ चुका हूं। लेडी जितनी चली गई, बोले राजेंद्र शर्मा आ रहा है, आपने निकल जाओ। लेकिन बात पते की करता हूं हंसी के साथ साथ। हंसने हंसाने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कविता की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे भैया जो अभी कह रहे थे काश में लड़की बन जाऊं, ये एक बार लड़की बन गए, भगवान ने इनकी सुन ली। मेरे भिलवाड़ा आए, बोले किसी कवित्री की जरूरत नहीं है, मुझ में वो सारे परिवर्तन आ गए हैं। मैंने कहा आ जाओ। बोले भिलवाड़ा कहां ठहरना है? मैंने कहा आहूजा गेस्ट हाउस में आपके ठहरने की व्यवस्था है। ये पहुंच गए भिलवाड़ा। एक रिक्शे वाले से कहा, बोले आहूजा गेस्ट हाउस चलोगे? रिक्शे वाले ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले चलने को तो तैयार हो, रिक्शे का ध्यान कौन रखेगा? हाय 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 हाय, क्या बात है यार, बढ़िया व्यंग के। तालियां बजाओ एक बार, तालियां बजाओ, बढ़िया बात कही। हाय हाय।
लेकिन हकीकत यह है मित्रों, शादी ब्याह होते हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से होते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, एक बार मेरी शादी हो गई। अब मेरी शादी कैसी, मेरा जोड़ा कैसा, हम बहुत से लोग यहां जोड़े से आए हैं, लेकिन आज मामला ऐसा है कि जोड़ा बनाने का कोई है ही नहीं आपके पास उपक्रम। मेरा जोड़ा कैसा ये देखना साहब। शादी के पहले दिन में बीबी से बोला, घूंघट की आड़ में दिलबर का श्रृंगार अधूरा लगता है। बीबी बोली, चश्मे में दूल्हे का कौन सा पूरा लगता है। बढ़िया है। मैंने चश्मा हटाया, भीतर का राज उसे बताया। बोला, प्रिय वैसे तो तुम मेरी आंखों की नूर हो, पर बाईं आंख से मुझसे बड़ी दूर हो। बीबी बोली, घूंघट तो उठाकर देख जानी, तेरी बाईं कानी तो मेरी दाईं कानी। ये पत्नियां हैं साहब। पत्नियां बड़ी विचित्र होती है, और पत्नियों से ज्यादा बच्चे विचित्र होते हैं। बच्चे कभी कभी बहुत से राज खोल देते हैं। वो एक आदमी रात को 2 बजे बिना आवाज का एंटरटेनमेंट चैनल देख रहा था। बात समझ में आए कोई ताली बजाना। और बच्चों का चिंतन देखना। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। भाई साहब थोड़ा सा नया प्रयोग देखना। अचानक बच्चे की नींद खुल गई। आदमी ने पहले तो रिमोट संभाला, रिमोट नहीं मिला तो बात संभाली। बोला, अच्छा हो बेटा, तू उठ गया, मैं तुझे उठाने वाला था। देख देश में गरीबी कितनी आ गई, महिलाओं के पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है। चिंतन देखना बच्चे का। बच्चे ने ध्यान से देखा और कहा, पापा इस देश का चरित्र आज भी जिंदा है। देश में चाहे कितनी भी गरीबी आ गई, देखिए महिलाओं ने कुछ तो पहन रखा है। इससे ज्यादा गरीबी पुरुषों में देखनी तो सुबह मम्मी के मोबाइल में देख लेना। ये बच्चों की बातें। वो अभी एक होली का त्योहार था, मैंने भांग पी ली। ये पहला मंच मित्रों ऐसा है जहां किसी भी तरह की कोई रासायनिक क्रिया इन कवियों ने नहीं कर रखी है, किसी भी तरह का कोई व्यसन नहीं कर रखा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यवस्था करा ही नहीं आप लोगों ने। तो होली के त्योहार पे साहब मैंने भांग पी ली, मस्ती लेना पीछे तक। होली के त्योहार पे मैंने भांग पी लिया, मुझे भांग चढ़ी हुई। मैंने देखा बीबी घर के बाहर खड़ी हुई, रंग में भरी हुई, मुझे भांग चढ़ी हुई। मैंने जेब से गुलाल निकाली, उसके सर पे डाली, उसने शर्माने वाली मुद्रा बना ली। अरे मैंने कहा, शर्माने की क्या बात है, होली का त्योहार है, पूरे मोहल्ले के सामने कह सकता हूं मुझको तुझसे प्यार है। तभी पास खड़ा बच्चा बोला, पापा आपकी नजरें धोखा खाई है, ये मम्मी नहीं है, काम वाली बाई है। ये बच्चों का आनंद है साहब। अच्छा, बच्चों को केवल मस्ती लेने से काम होता है? बच्चों को मस्ती के पीछे के कारण से कोई मतलब नहीं है। क्या बात है। एक दिन शाम को मेरा छोटा बच्चा आया, मैं जो ही घर पहुंचा मुझे गले लिपट गया। बोले, पापा आज तो सुबह मुझे आ गया, जल्दी छुट्टी हो गई। मैंने कहा, बेटा जल्दी छुट्टी क्यों हो गई? बोले, वो गणित वाला मास्टर मर गया। हाँ, मास्टर का जवाब नहीं, अपनी मास्टरी का जवाब नहीं। आप वाह वाह तो कर ही नहीं रहे हो। ये हंसी मजाक की बातें हैं मित्रों। महिलाएं यहां से चली गई, ये बहुत अच्छा भी हुआ। इसलिए हुआ कि समय पर चले जाना चाहिए, अभी जो देश के हालात चल रहे हैं। और हाँ, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूं मित्रों, एक व्यंग्य की कविता इस मंच से मैं पहली बार कर रहा हूं, आप लोगों का यदि आदेश हो तो। और निश्चित रूप से जो कविता को समझने वाले लोग हैं, कविता को जो समझने वाले लोग हैं, उन्हें मजा आएगा। समय कम है, समय की परिस्थितियों को देखते हुए, और इस देश में जब जब भी समय को बचाने के लिए विज्ञान ने अपने अपने कारगर उपाय अपनाए हैं, तब तब हिंदुस्तान के संस्कार विकारों में तब्दील हुए हैं। आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपने देखा होगा, लाशों को जलाने के लिए भी मशीनें आ गई है। ये बात किस किस को ध्यान में एक बार ताली बजा दें, ताकि मैं अपनी कविता को शुरू करूं, ताकि मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरी कविता को समझने वाले कितने लोग हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आजकल लाशों को जलाने के लिए भाई साहब मशीनें आ गई है। बिल्कुल। आदमी मरता है, पहले हमारे यहाँ सभ्य समाज में, पहले क्या आज भी, जब हमारे यहाँ सामाजिक परिवार में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका अंतिम जो संस्कार होता है वो हम लोग बड़े बिल्कुल नियम से करते हैं। अंतिम संस्कार उसका बिल्कुल नियम से करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आदमी मर गया, रिश्तेदारों को फोन कर देते हैं, भैया फलाना आदमी नहीं रहा, भगवान का था, भगवान के यहाँ चला गया, आप लोग शमशान घाट पहुंच जाओ। आदमी अपने अपने साधन से शमशान घाट पहुंच जाता है। बहुत मजा आएगा आपको इस कविता में, और निश्चित रूप से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इस मंच से कविता हुई है, व्यंग्य की कविता हुई है। वाह। आदमी पहुंच जाते हैं, लाश को भी ले जाते हैं अपने साधन से शमशान घाट में, मशीन में डाल देते हैं, खटका दबाते हैं, राम नाम सत्य। चाय नाश्ते की व्यवस्था भी वहीं हो जाती है, घोषणा कर दी जाती है, समय की कमी के कारण 12वें की प्रसादी भी इसे ही समझें। यही होता है।
ये स्थिति हो गई साहब। समय को बचाने के लिए आदमी क्या से क्या करने लग गया। 2 मिनट के लिए आप अपनी मानसिकता को शमशान घाट में ले जाइए। यह शमशान घाट किशनगढ़ का नहीं होना चाहिए। हां, भीलवाड़ा को समझ लो, भीलवाड़ा उतरो बढ़ी होगी, किशनगढ़ से भारी नहीं है भीलवाड़ा। शमशान घाट में अपनी मानसिकता को ले जाइए। सरकारी बजट से एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई, 2-4-5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। शमशान घाट में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लाशों को जलाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक सरकारी अस्पताल से लावारिस लाश को मंगा ली गई। नेताजी आ गए शमशान घाट में अपने चमचों के साथ उद्घाटन करने के लिए, क्योंकि 5 करोड़ का मामला था। तो बनारस में भी तो कम से कम 1.5 करोड़ तो खर्च हुए ही होंगे। मानसिकता को आप 2 मिनट के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए नई मशीन, समय को बचाने के हिसाब से अब होती है शमशान घाट में एक नई मशीन के उद्घाटन की प्रक्रिया। सबसे पहले नेताजी ने भाषण शुरू किया। प्यारे भाइयों, बड़े हर्ष का विषय है, इस शमशान घाट में आप जो लाशों को जलाने के लिए नई मशीन देख रहे हैं, यह मशीन विज्ञान द्वारा निर्मित एक ऐसी दिव्य ज्योति है जिससे समय की बचत होती है। वाह वाह वाह। प्यारे भाइयों, मैं हमारी सरकार में आवाज उठाऊंगा और आपके हर वार्ड में इस तरह की एक एक मशीन स्थापित करवाऊंगा जिससे समय की बचत होती है। प्यारे भाइयों, अगले चुनाव में यदि आप कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सरकार को जिताओगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपके हर घर में एक एक मशीन इस तरह की पाओगे जिससे समय की बचत होती है। 3 घंटे तक नेताजी ने शमशान घाट में समय की बचत पे भाषण दिया। 3 घंटे तक नेताजी ने शमशान घाट में समय की बचत पे भाषण दिया। उसके बाद में चमचों ने उस लावारिस लाश को मशीन में किया। मशीन में करते ही विज्ञान द्वारा निर्मित दिव्य ज्योति प्रकृति से चली गई। जो ही नेताजी ने खटका दबाया, बिजली चली गई। 4 घंटे बाद बिजली आई। 7 घंटे तक समय को बचाने वाली मशीन ने लोगों को शमशान घाट में रुकवाया। उसके बाद नेताजी ने फिर से खटका दबाया। खटका दबाते ही शमशान घाट में खड़े एक एक व्यक्ति के नेत्र आंसुओं से भर गए, क्योंकि बिजली के करंट से नेताजी मर गए। बिजली के करंट से नेताजी मर गए। नेताजी पहुंच गए ऊपर वाले की शरण। चमचों ने कर दिया शमशान घाट का राजनीतिकरण। बोले शमशान घाट की नई मशीन जिंदाबाद जिंदाबाद, शमशान घाट की नई मशीन जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये शमशान रहेगा। शमशान घाट की नई मशीन जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये शमशान रहेगा। नेताजी का ये बलिदान मांग रहे हैं सब शमशान। खटका दबाओ, वरना 4-6 घंटे फिर हम सभी की सामर्थ्य शमशान घाट में आ सकती है, क्योंकि ये बिजली है, कभी भी जा सकती है।